दिव्यांगता एक ऐसा विषय है जिसकी जानकारी हर एक व्यक्ति तक सही ढंग से पहुंचना बहुत जरूरी है। साथ ही ये जानना भी जरूरी है कि इसके कारण और समाधान क्या हैं। दिव्यांगता कोई बीमारी या अभिशाप नहीं, बल्कि हमारी नजरअंदाजी का ही एक परिणाम है। लेकिन कैसा हो यदि हम समय रहते बातों को परख लें। अर्ली इंटरवेंशन किसी भी तकलीफ को जो आने वाली है, वो कोई डिसेबिलिटी हो सकती है, किसी तरह का डिसफंक्शन हो सकता है, कोई एक छोटा सा चेंज जो हर किसी के लाइफ में नॉर्मली एक एज में आ रहा है और वो नहीं दिख रहा किसी दूसरे बच्चे में, वो सही टाइम पे पकड़ लेना और उसका सही टाइम पे इलाज शुरू कर देना, जिससे हम उसके आने वाली लाइफ में अच्छे आउटकम्स एक्सपेक्ट कर सकें। ओके, अभी जैसे ये असामान्यताएं जो हम कह रहे हैं या जो अंतर कह रहे हैं, इसको हम शायद जन्म के पूर्व से अगर हम जोड़ने की कोशिश करें तो वहाँ से हमें समझ में आएगी। कई बार गर्भावस्था जो होती है वो नॉर्मल तरीके से वो प्रोग्रेस करती है, उसका बिल्कुल जैसे सामान्य तौर से सारी चीज़ें होती हैं, विकास होता है, सब कुछ होता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जो भ्रूण है, जो गर्भावस्था के दौरान जो बच्चे के अंदर माता के गर्भ के अंदर जो विकास होना चाहिए, उसमें कई बार कमी दिखती है। उम्र के मुताबिक, समय के मुताबिक वो विकास नहीं दिख रहा होता है, तो ये बच्चे रिस्क फैक्टर के अंतर्गत आते हैं। फिर कई बार हम जन्म के समय भी अगर देखें तो कुछ प्री मैच्योर बर्थ होते हैं, जन्म के पूर्व कई बार जन्म हो जाता, समय के पूर्व जन्म हो जाता है बच्चों का, तो ये भी एक रिस्क फैक्टर है और इसके कारण कई बार आगे विकास के दर में अंतर या असामान्यता दिख सकती है। कई बार जन्म के दौरान कुछ कॉम्प्लिकेशन आते हैं, जटिलताएं आ जाती हैं, जैसे बच्चा रोया नहीं जन्म के तुरंत बाद, या जब बच्चा जन्म लिया तो बहुत उसका लो बर्थ वेट है, उसका जो वज़न है जन्म के समय बहुत कम है। तो ये सारी जो स्थितियां हैं, ये जन्म के समय या जन्म से पूर्व की स्थितियां हैं जहां पर हमें शायद शीघ्र हस्तक्षेप की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक रिस्क वाला ग्रुप हो जाता है। ये वर्ग जो है संवेदनशील वर्ग है, जिसको शायद अलग कुछ एक्स्ट्रा सपोर्ट की, कुछ अतिरिक्त सुविधाओं की उनको शुरू में ज़रूरत पड़ सकती है। फिर दूसरा, अगर इसको हम देखें तो कुछ बच्चे होते हैं जन्म के समय से ही उनमें कुछ दिक्कतें दिखने लगती हैं। जैसे इसमें अगर मैं नाम लूँ कुछ खास, तो कई बार कुछ दृष्टि से रिलेटेड, देखने से संबंधित कुछ दिक्कत हो सकती है, श्रवण से संबंधित, या हाथ पैर में किसी तरह की दिक्कत दिख रही है जो जन्म के समय से ही दिख रही है, क्लब फुट या इस तरह की दिक्कतें दिखने लगती हैं, या सेरिब्रल पाल्सी, ये एक कंडीशन है जो जन्म के समय से ही या बहुत अर्ली 2-3 महीने के अंदर से समझ में आने लगता है कि बच्चे में कुछ दिक्कत है। एक और कंडीशन है जिसे हम कहते हैं डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम भी शुरू से ही वो कहीं ना कहीं पहचान में आने लगता है। तो ये सारे ग्रुप जो हैं जहाँ जन्म के समय से या जन्म के शुरुआती 1-2-3 महीने के अंदर से ही समझ में आने लगता है कि बच्चे को किसी तरह की दिक्कत है, और उस दिक्कत को के निवारण के लिए हमें शुरू से ही काम करने की ज़रूरत है। तीसरे वर्ग में अगर हम देखें तो कुछ बच्चे होते हैं जो कि जो विकास का क्रम है, वो विकास के क्रम में वो कुछ पीछे चलते हैं। जैसे अगर मैं उदाहरण के तौर पे लूँ तो जैसे 6 महीने होते होते आम तौर पे बच्चे बैठने लगते हैं, या साल भर होते होते वो चलने लगते हैं। लेकिन कुछ बच्चों में ये जो माइलस्टोन्स है, जो विकास का जो क्रम है, वो कुछ पीछे दिख सकता है। हो सकता है कि वो 9 महीने, 10 महीने, 11 महीने तक बैठे नहीं हैं,
या 12 महीने अगर हम औसत रूप से चलें तो बच्चे चलने लगते हैं, लेकिन 15, 18, 20 महीने तक बच्चे चल नहीं पाए हैं। तो इस तरह की जो लक्षण दिखते हैं, तो ये सारे लक्षण जो हैं वो हमें इंगित कर रहे हैं कि हमें अर्ली इंटरवेंशन या शीघ्र हस्तक्षेप की ज़रूरत है। और इसमें बहुत अच्छा उसका अगर शीघ्र हस्तक्षेप होता है तो बहुत अच्छा उसका रिजल्ट, हमें परिणाम जो है वो अपने को देखने को मिल सकता है। क्या, जैसे मैंने अभी आपको बताया, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो पहले हमारे मतलब अभी हम लोग पढ़ लिख कर वो चीज़ें सीखे हैं। पहले जो हमारे बुजुर्ग लोग थे वो मतलब एक व्यवहार में थी उन लोगों के, जैसे नाना दादा दादी, नाना नानी वगैरह बच्चों के साथ खेलते थे, तो उससे उनको पता चलता था कि बच्चा रिएक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। वही सेम चीज़ है। तो सबसे पहली मैंने हेयरिंग वाली बात बताई, तो उसमें क्या है कि हम जब बच्चे से बात करते हैं तो वो कुछ ना कुछ रिप्लाई देने की कोशिश करता है। छोटी उम्र में भी जब हम ऐसे ऐसे करके बच्चों को खिलाते हैं तो वो करता है। देन कुछ जो साउंड्स होते हैं, जैसे कोई चीज़ गिरी, जैसे बर्तन गिरा, बर्तन गिरने की आवाज़ पर हम भी चौंकते हैं तो बच्चा भी चौंकता है। अगर वो मतलब उसकी उम्र इस लायक नहीं है कि वो अपनी गर्दन घुमा पाए, तो वो कम से कम एकदम से उसकी आंखें वाइड होंगी, लेकिन कुछ ना कुछ रिएक्शन करेगा। नहीं कर रहा है यानी वो नहीं सुन रहा है। या किसी दूसरे रूम में अगर बच्चा बड़ा हो गया, 1 साल का हो गया मान लो, और दूसरे रूम में तेज़ आवाज़ में टीवी चल रहा है, लेकिन बच्चे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, यानी उसको सुनने में प्रॉब्लम है। तो उसके लिए हम वैसे क्लिनिकली तो उसका बेरा टेस्ट होना चाहिए, लेकिन गांव में हम उसको, या दूर दराज है तो हम इस तरीके से उसको टेस्ट कर सकते हैं कि वो जब नहीं देख रहा हो तब उसको पुकार के या पीछे से उसको आवाज़ दें, ताली बजाएं या कोई भी ऐसी चीज़ उसके गिराएं या ड्रम बजा कर, तो उससे वो अगर उसमें रिएक्शन नहीं हो रहा है, जब उसका ध्यान नहीं हो, सामने से बजाएंगे तो वो देख रहा है तो विजुअल उसका इम्पेक्ट पड़ेगा। लेकिन सिर्फ हेयरिंग टेस्ट करना है हमें, तो वो उसको मतलब फेस उसका दूसरी साइड होना चाहिए। ये चीज़ हो गई। दूसरी, अगर बोलने वाला हमें लग रहा है कि यार ये बोल रहा है लेकिन हमें करना है कि यार हो सकता है सुन नहीं रहा हो, इसलिए तो कुछ जो साउंड होते हैं वो एक जैसे होते हैं लेकिन अलग होते हैं। जैसे हमने बोला पापा, मामा, बाबा, दोनों बाइलेबल हैं, दोनों को बोलने का तरीका एक है। लेकिन जब हम यहाँ पर उसको लगा लेंगे, तो मैंने बोला पापा, बाबा, मामा, आप लिप रीड नहीं कर रहे हैं लेकिन आपको सुनाई दे रहा है, तो जो बच्चा सुन नहीं रहा है उसको सेम एक ही बोलेगा। अगर उसने पापा पकड़ लिया तो वो तीनों बार में पापा ही बोला, बाबा को भी पापा बोलेगा, मामा को भी, वो डिफरेंस नहीं कर पाएगा, जो सुन रहा है वो कर पाएगा। तो ये छोटी सी चीज़ है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि इसको बोलने में, सुनने में प्रॉब्लम है। एक्चुअली में क्या होता है, अभी अगर हम देखें तो हमारी सोसाइटी में अवेयरनेस नहीं है। बहुत सारे पेरेंट्स या हम इंटरेक्ट करते हैं जब उनसे, तो वो हमसे बोलते हैं कि मालिश से ठीक हो जाएगा, लेकिन हर जो भी कंडीशन है या जो भी बच्चे की प्रॉब्लम है वो मालिश से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, हमें कुछ, जैसे मैंने अभी सेरेब्रल पाल्सी की बात करी, तो हम सेरेब्रल पाल्सी में मालिश नहीं करते। वो इसलिए क्योंकि उसकी जो मसल्स टोन है, जो बच्चे का टोन रहता है वो और बढ़ जाता है, इस वजह से हम उसको मालिश को अवॉइड करते हैं। और अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है अर्ली इंटरवेंशन। जैसे जितनी जल्दी हमें बच्चे का डिसेबिलिटी या बच्चे की जो प्रॉब्लम्स है वो पता चलती है, उतनी जल्दी हम उसका ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं। और हम ये कहते हैं कि अर्ली एज में बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिलता है, जितनी जल्दी हो सके। क्योंकि इसमें जो 3 मंथ्स, जैसे मैंने बताया था 3 to 4 मंथ्स में बच्चे की नेक होल्डिंग आ जाती है, तो नेक होल्डिंग अगर नहीं आ पाएगी, क्योंकि नेक होल्डिंग आएगी तभी जाके बच्चे के और माइलस्टोन डेवलप होंगे, लाइक सिटिंग, रोलिंग, क्रॉलिंग, स्टैंडिंग। इसलिए हम सबसे पहले फोकस करते हैं कि जितना जल्द से जल्द हो सके हमारा उसको बच्चे का नेक होल्डिंग आना चाहिए। धीरे धीरे हम उसके सारे डेवलपमेंटल माइलस्टोन जो है डेवलप कराते हैं। यदि बच्चा, देखिए मैंने जैसे आपको बताया कि बच्चे को सुन नहीं सकता, तो उसका तो समझ में आ जाएगा कि बच्चा किसी बात पर रिएक्ट नहीं कर रहा। यदि बच्चा हाइपर एक्टिव होगा, कई बार बच्चा अपने में मस्त रहता है, किसी आई कांटेक्ट नहीं करेगा, उसका पूरा आई कांटेक्ट होगा, है ना। अगर आप किसी चीज़ को दिखा रहे हैं तो उसका ध्यान वहाँ नहीं होगा, वो कहीं और अपनी दुनिया में मस्त होगा, घूमता रहेगा, एक जगह से दूसरी जगह पूरा गोल गोल चक्कर लगाना, चिल्लाना, ज़्यादा आवाज़ से, शोरगुल से उसको प्रॉब्लम होगी,
उसको देखकर वो कानों पे हाथ रखना, चिल्लाना, कुकर की सीटी, इन सब की जो आवाज़ों से उसको इरिटेशन होगा, तो एक समझ में आ जाता है कि बच्चे में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम होती है। दूसरा, डाउन सिंड्रोम बच्चे होंगे, उनका फेस देखिएगा, सबके एक जैसे फेस होते हैं लगभग, उनकी टंग मोटी होती है, उनको बोलने में भी जिससे प्रॉब्लम होती है, तो उनका अलग समझ में आ जाता है। मेंटल रिटार्डेड बच्चे होंगे, उनकी समस्याएं अलग हो जाएंगी, वो उनको ऐसे आप देखकर नहीं समझ सकते, बट उनके साथ जब आप इंटरेक्ट करते हैं तो वो हर चीज़ को समझने में उनको बहुत टाइम लगता है। जैसे बच्चा स्कूल जाता है तो एक नॉर्मल बच्चा और एक बच्चे जिसमें थोड़ी सी कमी है, तो वो एक टीचर समझ पाएगा, क्योंकि जो चीज़ वो बता रही है वो वही बच्चा वो चीज़ उस चीज़ को समझ रहा है, लेकिन दूसरा बच्चा तो इसके लिए IQ टेस्ट करते हैं। हाँ, तो IQ टेस्ट के हिसाब से समझ में आता है कि इस बच्चे को ये चीज़ समझने में समय लग रहा है, तो फिर उसके कई बार क्या होता है, बच्चे का जब थोड़ा बड़ा हो जाता है, स्कूल जाता है, तब कई पेरेंट्स इस चीज़ को समझ पाते हैं, लेकिन फिर वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। उनका रहता है कि नहीं, अभी बच्चा लाड़ में है, इसमें है, सीख जाएगा। हम उसको बार बार डांटने लगते हैं, मारते हैं, उसको प्रेशराइज करते हैं कि नहीं तुमको ये चीज़ करना है, तुमको ये काम करना है। लेकिन क्या होता है, वो तो उस बच्चे की समस्या है, तो जब तक वो हमारे पास लेकर आते हैं तो फिर हम उस बच्चे के साथ क्या काम करें, उसके साथ उसका पूरा बच्चे के साथ बैठ के, तो फिर वो सब हमको देखना पड़ता है कि किस तरह से उस कार्य को करें। हाइपर एक्टिविटी उस पर डिपेंड होती है कि वो हाइपर एक्टिविटी ऑटिस्टिक सिम्टम होता है। ऑटिस्टिक बच्चों में बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं, या तो हाइपर एक्टिविटी होती है या तो हाइपो एक्टिविटी होती है। हाइपर एक्टिविटी मतलब उनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, और वो एनर्जी कंज्यूम करने के लिए आपको यहाँ पे एक्टिविटीज़, उनकी सेंसरी डाइट होती है। अगर वो बहुत ज़्यादा एनर्जी है तो वो एनर्जी आपको निकालनी पड़ती है, अगर बहुत कम एनर्जी होती है तो उसको डेवलप करनी पड़ती है। तो हर बच्चे की अलग अलग एक सेंसरी डाइट हम लोग बनाते हैं, जैसे न्यूट्रिशनल डाइट होती है, तो उस हिसाब से उनको जो इनपुट्स चाहिए, जैसे वेस्टिबुलर इनपुट है, टैक्टाइल इनपुट है, सेंसरी इनपुट है, ये जो डिफरेंट टाइप्स के इनपुट है, ये हम उस बच्चे के पर्टिकुलर सिम्टम्स के हिसाब से हम लोग देते हैं। कोई भी ऑटिस्टिक बच्चा एक जैसा नहीं होता है, तो वो उनके सिम्टम्स को हमें पता लगाना, उनको ऑब्जर्व करना। पहले पूरा इवैल्यूएशन होता है, फिर ऑब्जर्वेशन होता है, इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। फिर उस हिसाब से उसकी डाइट बनाते हैं और वो डाइट के हिसाब से प्रोटोकॉल चलता है। अगर हम कारण को देखने की कोशिश करें तो इसको हम 3 वर्ग में रख सकते हैं, जन्म के पूर्व का, जन्म के दौरान और जन्म के बाद। अगर जन्म के पूर्व का अगर हम देखें तो माता का जो भी स्टेटस है, हेल्थ वाइज जो उनका स्टेटस है, उनके स्वास्थ्य से संबंधित जो स्टेटस रहता है, तो कई बार माताएं कई तरह की दिक्कत से गुजर रही होती हैं। जैसे हो सकता है कि उनको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत हो सकता है डायबिटीज़, मधुमेह भी कई बार माताओं में देखा गया है, हाइपोथायराइडिज्म, ये अगर कंडीशन है, या कई बार जर्मन मीजल्स या रूबेला, ये सारे जो कंडीशन होते हैं गर्भावस्था के दौरान, सही तरह से पोषण नहीं मिल पाना, माता को गर्भावस्था के दौरान सही पोषण नहीं मिल पाना, तनाव, लगातार अगर वो तनाव में रह रही हैं, या कई बार कुछ माताएं किसी तरह का कुछ व्यसन का अगर किन्हीं को होता है, तो ये सब टॉक्सिक इफ़ेक्ट जो होता है, ये जो दिक्कत होती है इसके कारण, वो सीधे जो गर्भ में पल रहा बच्चा है उस पर उसके विकास पर इसका असर पड़ सकता है। अगर जन्म के दौरान की बात करें तो प्रीमेच्योर बर्थ एक बहुत बड़ा कारण है, जिसके कारण कुछ लक्षण दिख सकते हैं जहां शीघ्र हस्तक्षेप की ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे प्रीमेच्योर डिलीवरी हो गई। दूसरा, जन्म के समय वज़न बहुत ज़्यादा कम होना, जन्म के दौरान किसी और तरह का कॉम्प्लिकेशन, कुछ जटिलता आ जाना, मेडिकली कुछ जटिलता आ जाना, जन्म के तुरंत बाद अगर बच्चा रोया नहीं है, क्योंकि अगर जब बच्चा रोता है
तो वो पूरा जो उसका फेफड़े का जो फंक्शन है, जो फेफड़ा की कार्य प्रणाली है, वो पूरी तरह से सुचारू रूप से संचालित होने लगती है और मस्तिष्क में वो ऑक्सीजन पहुंचता है। लेकिन जब बच्चा जन्म के तुरंत बाद रोता नहीं है तो वो मस्तिष्क में जो डैमेज है, जो दिक्कत जाती है ऑक्सीजन नहीं पहुंचने के कारण, उसका बहुत लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट, दीर्घकालीन उसका परिणाम देखने को मिलता है। और ये भी एक कैटेगरी बनता है, एक वर्ग बनता है जहाँ शीघ्र हस्तक्षेप की ज़रूरत पड़ती है। तीसरे वर्ग में अगर हम देखें, जन्म के बाद कौन कौन से ऐसे लक्षण हो सकते हैं या ऐसी दिक्कतें बच्चों को आ सकती हैं जिसके बाद हमें थोड़ा सा सचेत होना चाहिए कि शायद बच्चे को हमें शीघ्र हस्तक्षेप के लिए ले जाना हो। उसमें अगर हम बात करें, कई बार होता है कि किसी तरह की बीमारी बच्चे को हो गई, जैसे इंसेफेलाइटिस, जिसको आम बोलचाल के भाषा में दिमागी बुखार बोलते हैं, उसका बहुत असर पड़ता है बच्चे के पूरे विकास पर, शारीरिक हो या मानसिक विकास हो, उसका बहुत असर पड़ता है। दूसरा कंडीशन हम कह सकते हैं, कई बच्चों को मिर्गी के दौरे आते हैं। मिर्गी के दौरे जिन बच्चों को आते हैं उनमें भी विकास से संबंधित कुछ भी समस्याएं देखी जा सकती हैं। तीसरा कंडीशन जो हो सकता है कि किसी तरह की चोट लग गई, बच्चे को किसी तरह से कुछ एक्सीडेंट, कुछ ऐसी दुर्घटना हुई और बच्चे के मस्तिष्क में चोट लगी, तो उसका भी हो सकता है आने वाले कुछ समय में कुछ लक्षण दिखे या कुछ ऐसे इंजुरी हो, कुछ ऐसी चोट हो जो सामने से नहीं दिख रही लेकिन उसका असर हो सकता है। तो उसके लिए भी हमें थोड़ा सा सचेत होने की ज़रूरत है। अगर किसी भी बच्चे में इन तीनों में से किसी भी कैटेगरी का अगर कुछ हिस्ट्री है, कुछ ऐसा इतिहास देखने को मिल रहा है, तो हमें थोड़ा सा उन बच्चों को संवेदनशील वाले कैटेगरी में रखते हुए उन पर उनके विकास क्रम को हम देखें और वहाँ पर हम देखें कि कहाँ पर बच्चा किस डोमेन में, मतलब शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषा संवाद से संबंधित, इमोशनल, भावनात्मक, ये सारे में कहीं भी अगर उनकी कोई कमी दिख रही है तो उस पर हम काम करना शुरू कर सकते हैं। जितना जल्दी काम करना शुरू करेंगे उतने अच्छे परिणाम आते हैं। गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को चिकित्सक से सलाह लिए बिना किसी भी प्रकार की दवाइयों का सेवन नहीं करना चाहिए। पेस्टिसाइड से किसी तरह का संपर्क ना हो, किसी तरह के केमिकल्स का न सेवन हो, ना ही उसकी गंध सांस के साथ भीतर जाए। कई बार दिव्यांगता पीढ़ी दर पीढ़ी भी होती है, जिसे जेनेटिक ट्रांसमिशन कहते हैं। आज भी समाज की नज़र में दिव्यांगता जैविक या जन्मजात विकृति एक अभिशाप है, जबकि ये रोग या अभिशाप नहीं बल्कि एक स्थिति है जो कि सामाजिक पूर्वाग्रह और तरह तरह की बाधाओं के कारण और जटिल बन चुकी है। शीघ्र हस्तक्षेप यानी अर्ली इंटरवेंशन की प्रक्रिया में आपकी मदद दिव्यांग बच्चों के माता पिता, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स, डॉक्टर्स एवं प्रोफेशनल्स कर सकते हैं। प्रोफेशनल्स के अंतर्गत आते हैं स्पीच थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्पेशल एजुकेटर्स, साइकोलॉजिस्ट। बचपन में ही यदि हम ये पता कर लें कि बच्चे में क्या कमी है, तो समय रहते उसका उपचार बच्चे को आत्मनिर्भर बना सकता है।